सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। शोलोम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। जब से ईरान और इसराइल में जंग शुरू हुई है, हमने मुख्तलिफुल ख्याल अहले इल्म से इस मौजू पर गुफ्तगू की। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है, और आज मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत ही नामवर दानश्वर मोहतरम जनाब हाशिर इरशाद साहिब मौजूद हैं, और उनके साथ नौजवान तरक्की पसंद दानिश्वर मोहतरम जनाब शोजब अस्करी साहिब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का मिसाली हल क्या है और इस वक्त हो क्या रहा है, इस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं बिला बगैर और ज्यादा तमहीद बांधे गुफ्तगू की इब्तिदा करने के लिए मैं हाशिर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें बताएं कि मशरिक़ वस्ता का जो झगड़ा है, जो बहुत सालों से हम देख रहे, हमने तो जब से होश संभाला है, बल्कि उससे पहले से ये सारा अरब इसराइल जंग और ये सारा कुछ, और अभी हम इस जगह पहुंचे हैं। तो ये तनाज़ा क्या है और इसका हल मिसाली क्या हो सकता है? एक तो दानिश्वरी की तोहमत जो है वो आप हटा लें मेरे से, ताकि मैं कोई जवाब देने के काबिल हो सकूं, वरना बाद में फिर बातें बनेंगी मेरे ऊपर। ठीक है? तो वो तो मेरी तोहमत ही है। दानिश्वरी का कोई ना दावा है ना कोई अभी पता। हम तो तालिब इल्म हैं, आप लोगों से सीखते हैं, शोएब साहब से सीखते हैं, आपसे सीखते हैं। तो आज भी कुछ सीख ही लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, मशरिक़ वस्ता के तो बहुत सारे मसाइल हैं। कोई एक मसला उसको आप एक ब्लैंकेट टर्म में अगर समझना चाह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता जो है वो एक मसला वहाँ पे कोई है, तो एक मसला तो वहाँ पर नहीं है। अब नहीं, जी, चले मैं आपसे, अगर ये चले बात यहाँ से शुरू करें, आपके सबसे बड़ा मसला क्या है जिसकी वजह से सारी जंगें हो रही है, बदअमनी है रही, और अभी उसी तनाजुर में ये जंग भी लग गई, तो ये सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में क्या है? देखिए, बड़े मसले तो बहुत से ऐसे हैं ना जिनके आफ्टर इफेक्ट्स हम अभी तक भुगत रहे हैं। लवांट में जो कुछ हुआ, चाहे वो अमेरिकन इन्वेजन थी, या उससे पहले वहाँ पे मुख्तलिफ डिक्टेटर्स का जो तर्ज अमल था, या वहाँ पे सुन्नी शिया जो एक कशमकश हम पिछले 50-60 सालों से देख रहे हैं। लेबनान की मुख्तलिफ उन 9 मलेशिया से लेकर और शाम की हुकूमत के बदलने से लेकर, तो बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें से अगेन किसी एक मसले को कैटेगराइज करना मुश्किल है, लेकिन चूंकि आजकल जो बात हो रही है वो दो दो ही मौजूआत हैं आपके पास। एक मौजू तो वो है जो कि इसराइल और फ़लस्तीन का मौजू है, या बल्कि वो इसराइल और फ़लस्तीन से ज़्यादा इसराइल और गज़ा का मौजू बन के रह गया है, क्योंकि वेस्ट बैंक को हमने उसमें से बड़ी हद तक माइनस कर दिया है। उसकी हम बात नहीं करते। और दूसरा जो मसला है वो बहुत ताज़ा ताज़ा शुरू हो गया, जहाँ पे ईरान को इस जंग में वन वे और दी अदर शरीक कर लिया गया। उसको बहरहाल हम में से कोई उसकी हिमायत करे या मुखालफत करे, वो एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है, जिसकी कोई तुक आपको इस वक्त नज़र आ नहीं रही थी उस प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की। बहरहाल वो हो गई है। अब होने के बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते। सांप निकल गया है, लकीर पीटने से तो फायदा नहीं है। तो बात इस पे करनी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है और क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन इम्कानात में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगेन वो ना ना करके भी इस वक्त भी अमेरिका ही है। वो ना इसराइल है, ना वो ईरान है, वो अमेरिका है। अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका को इस वक्त जो रूल करने वाला शख्स है, वो एक इंतहाई अनप्रडिक्टेबल आदमी है। अगर आप मुझसे कहें कि मैं बताऊं वो कल क्या करेगा, तो मेरे तो फरिश्तों को खबर नहीं है कि वो कल क्या करेगा। मतलब ट्रंप की अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो अमेरिकन सियासत के अंदर एक बिल्कुल एक नया प्रेसिडेंट है। मतलब ट्रंप की जगह अगर ओबामा होते, या क्लिंटन होते, या इवन बुश होते फॉर दैट मैटर, या बाइडन होते, तो आप कुछ अंदाजे लगा सकते थे कि कल उनका रद्देमल क्या होगा, परसों वो क्या करेंगे, तरसों वो क्या करेंगे। ट्रंप जो है वो एक रिवायती सियासतदान की तरह उन्होंने कभी बिहेव किया ही नहीं। उनके जो दिल में आता है वो कर गुजरते हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। स्कैंडल्स का उन्हें कोई डर या उन्हें कोई खौफ है नहीं। इम्पीचमेंट से वो घबराते नहीं हैं। तो एक बिल्कुल अब उसे आप बेबाकी में कह दूं तो कल लोग मुझ पर फतवे लगाएंगे कि आपने ट्रंप को बेबाक करार दे दिया। लेकिन वो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। तो अब यह आप ऐसे देख ही। लीजिए कि अब से कुछ दिन पहले हमें ये बताया जा रहा था कि 2 हफ्ते उन्होंने ईरान को वक्त दे दिया है, और अगले जी। दिन हुआ कि ईरान के ऊपर जो है वो बंकर बस्टर जो है वो गिर गए। अब बंकर बस्टर गिरने के बाद क्या हुआ उसकी आपको भी पता है कि वो भी इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। हमें अभी तक कोई ताबकारी कहीं नजर नहीं आई। हमें कोई बड़े दावे नजर नहीं आए। हमें ईरान की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं मिल रही। हमें अमेरिका की तरफ से भी जो न्यूज़ है वो बहुत एक ढकी छुपी सी बात है कि हमने कर दिया है, बस अब आगे देखें क्या होता है और क्या नहीं होता।
अमेरिका इज गोइंग टू प्ले द मेजर रोल। आपको अच्छा, उसमें जो चीज मैं कुछ अर्सा पहले एक कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात कुछ यूरोपियन डेलीगेट से भी हुई। एक साहब से हुई जो जर्मनी के इसराइल में सफीर रहे बहुत अरसा, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। कुछ और लोगों से बात हुई, कुछ इसराइली स्कॉलर से भी बात हुई। जो चीज़ मुझे नजर आई पिछले कुछ अरसे में, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद से, वो ये है कि देर इज अ रिफ्ट बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस ऑन द इशू ऑफ इसराइल। द एग्जैक्ट वर्ड्स, आई एम गोइंग टू रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड्स वर्बटिम, क्योंकि वो कोई ऐसी खुफिया गुफ्तगू नहीं थी, अगर से ऑन कैमरा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी बात नहीं। तो जो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट यूरोपियन डेलीगेट की तरफ से कही गई और इसराइली मंदूब की मौजूदगी में, वो ये कि वी आर नॉट गोइंग टू इशू ओपन चेक्स टू इसराइल एनी मोर। दिस इज समथिंग दैट अच्छा। वी वर नेवर एक्सपेक्टिंग कि वो ये कहेंगे। तो यूरोप, ट्रम्प और यूरोप के बीच में जाहिर है एक 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 यूरोपियन जो जितने भी मंदूब थे, आपको ये नजर आता है कि वो ट्रम्प को पसंद नहीं करते। वो अमेरिकन को भी पसंद नहीं करते, वो अमेरिकन पॉलिसीज को भी पसंद नहीं करते। और लामहला उसका नसर ये निकला है कि इसराइल को जो एक अनकंडीशनल सपोर्ट, जिसे हम सो कॉल्ड वेस्ट कहते हैं, जो मौजूद थी, उसमें एक रिफ्ट और आ गई है, दरार आ गई है। कहने को बयान आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसराइल को यूरोप की उस तरह की सपोर्ट अब अवेलेबल नहीं होगी। ये सारा कुछ जो है अब इसराइल डिपेंडेंट रहेगा अमेरिका के ऊपर। तो मैं ये हो नहीं सकता, ये मैं मान नहीं सकता कि इसराइल ने जो ईरान पे अटैक किया है प्रीएम्प्टिव, वो ईरानी इंटेलिजेंस या ईरानी इस्टेब्लिशमेंट की सॉरी, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट या अमरीकी जो इंतज़ामिया है उसकी आशीर्वाद के बगैर किया है। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। और अब हमें बड़ा बिल्कुल। वाज़ेह बाद अमेरिकन हमले के बाद भी ये नजर आ गया कि उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए, वो जो 2 हफ्ते वाली बात थी, हो सकता है उसके ऊपर फिर कोई बैक चैनल बातचीत शुरू हुई हो कि 2 हफ्ते का टाइम आपने क्यों दे दिया, एक एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद उन्होंने उनको खुश करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए अगले दिन ये बम जो है गिरा दिए। आपके जो B-52 स्पिरिट बॉम्बर्स हैं, उनका उन्होंने इस्तेमाल बहुत अरसे बाद जो है वो कर लिया। तो मैं मतलब मैं शोजेब साहब के लिए छोड़ देता हूँ। मैंने खैर खैर लंबी तकरीर, वो प्रोफेसर के हाथ में माइक दे देना तो वो बिला वजह बोलता ही चला जाता है। तो मैं वो तकरीर अपनी बंद कर देता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट्स अ वेरी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन इस वक्त। मेरे लिए कोई वाजे हल बताना मुश्किल है। अलबत्ता मैं सिर्फ आखिर में जो कंक्लूडिंग रिमार्क अब तक के लिए शोजेब साहब के लिए इस फूड फॉर थॉट में छोड़ दूं। अगर इसके नतीजे में ईरान में रजीम चेंज होगी तो ये कोई बहुत देरपा हल नहीं होगा और कोई बहुत अच्छा हल भी नहीं होगा। रजीम चेंज से हमने इस खित्ते में कोई बेहतरी आज तक आते देखी नहीं है, जो इस तरह की वायलेंट एंड अब्रप्ट रजीम चेंज होती है। मैं ईरानी रजीम से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन उनको तब्दील करने का हक ईरानी अवाम को है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, थ्रू अ प्रॉपर स्ट्रगल है। आप आउटसाइड उन्हें चेंज करेंगे तो आप एक और इराक बना देंगे, एक और लिबिया बना देंगे। दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन ये बात थैंक यू अमेरिका को सर। बहुत समझाएगा। जी जी शोजेब साहब, जी, बहुत सॉरी शुक्रिया। जी। सॉरी। जी शौकत साहब, आप भी ये जो बुनियादी टॉपिक है उसको थोड़ा सा बताएं। और उस दिन जो आपसे मेरी गुफ्तगू हुई थी उसमें भी आपने एक मिसाली हल की तरफ इशारा किया था, तो वो और जो हाशिर साहब ने कुछ बातें की उस पर कोई आप तबसरा करना चाहें। वैसे शोजफ साहब भी प्रोफेसर है, देखते कितना टाइम लेते नहीं, नहीं। सबसे पहले मुझे इतराफ करना है कि मैं उस्ताद मोहतरम आशिक बिन इरशाद की तहरीरों से सीखता हूँ और उन्हें बाकायदगी से पढ़ता हूँ। और जब वो हम सब पर बाकायदगी से लिखा करते थे तो मैं उन्हें बाकायदगी से पढ़ा करता था, उन्हें भी हैं। और उनकी अहलिया भाभी लीना को भी। और उनके सारे खानदान से एक अकीदत का मामला है। तो ये तो मतलब मेरे लिए एजाज की बात है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शमसुद्दीन कि आपने मुझे असातिज़ा के साथ बिठाया। बहुत शुक्रिया। ठीक। और दूसरी, जहां तक हाशिर साहब ने बात की, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और पहले जुमले से लेकर आखिरी जुमले तक इत्तेफाक करता हूँ। और अब आप पूछ रहे हैं कि वो मिसाली हल तुमने क्या बताया था। तो मैं भी जो समझा हूँ, जितनी मेरा महदूद सा मुतालिया है, और PLO के मिरवान बिरगोती की बात और हारिट्स के गिडोन लिवी की बात, ये कि फ्रॉम द रिवर टू द सी अब एक ही रियासत होनी चाहिए और उस रियासत में जमहूरियत होनी चाहिए। और जमहूरियत के जितने लाजमी अज्जाए तरकीबी हैं, सबसे पहले कि इक्वल सिटीजनशिप जो है वो सब लोगों के पास होनी चाहिए। जो जूविश इसराइली हैं, वो जो अब एग्जिस्टिंग अरब हैं, वेस्ट बैंक के हों या गजा के हों या खुद मेनलैंड इसराइल के हों, उन्हें वो धकेल के समुंदर में फेंक के या मार मार के खत्म नहीं कर सकते। वो 5.5 बिलियन, 55 55 लाख लोग हैं मेनलैंड रिवर टू सी के दरमियान, गरब उर्दन से लेकर समुंदर तक।
तो एक एक रियासत हो, उसका कोई भी नाम हो, फलस्तीन नाम हो, इसराइल नाम हो, उसका पाकिस्तान नाम हो, कोई भी नाम हो, नाम से क्या है, वो तो जब 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 पॉलिटिकल विल एग्जिस्ट करती होगी, सियासी ख्वाहिश होगी, मुख्तलिफ जो गिरोह हैं मुतहारिब, उनके दरमियान ये मिल बैठकर इस चीज का हल निकालने की, तो वो नाम भी बन जाएगा। तो एक रियासत होनी चाहिए जिसमें सब लोग बराबर हों, सब लोग वोट दें, सब लोग एक, जो एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट का कॉन्सेप्ट जूविश इजरायली शहरियों को अब मुयसर है, वो इसराइल के जेर कब्जा इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को होना चाहिए। मगरबी किनारे में अब अगर 23 लाख या 22 लाख फलस्तीनी रहते हैं, तो 7 लाख इसराइली भी रहते हैं। और अगर वहां कोई 8-10 बड़े बड़े फलस्तीनी कस्बे और शहर है, तो 120 छोटे छोटे बैरिया टाउन बनाए हुए हैं। वो मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो अर्बन सेटलर्स जो हैं वो वहां रहते हैं। तो वो ठीक कहते हैं कि अब अगर कोई फलस्तीनी रियासत है तो उसका नाम गजा होना चाहिए, क्योंकि गजा ओवरवेलमिंगली, मतलब गजा अरब है, फलस्तीन है, सब कुछ। अदरवाइज अगर अगर कोई जस्टिस है, कोई इंसाफ है, कोई इंसानियत है, तो वो वही है कि जमहूरियत, इंसानी हकूक, इंसानों के दरमियान बराबरी, एक ही रियासत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।